हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पूरी कक्षा हम पढ़ चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में आईं, कौन कौन सी कंपनियां आईं, क्यों आईं और किस सामुद्रिक मार्ग से आईं और उन मार्गों की खोज किन लोगों ने की। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस पहली कंपनी के बारे में जो भारत में सबसे पहले आई। सबसे पहले जो कंपनी आई वो आई पुर्तगाल, और जो पहला व्यक्ति था पुर्तगाल का जो भारत तक पहुंचा उसका नाम था वास्को डी गामा। पहला व्यक्ति पुर्तगाल से निकला था उसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। वह अफ्रीका तक पहुंचा, अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु तक, और वहां से वापस लौट गया। कोलंबस स्पेन से आया था, वह भारतीय खोज में निकला परंतु भारत तक नहीं पहुंच पाया। कहाँ पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका। तीसरा व्यक्ति आया वास्को डी गामा जो भारत तक पहुंचा। तो चलिए देखते हैं हम पुर्तगालियों के विषय में। सबसे पहले वास्को डी गामा, वास्को डी गामा यही पहला सफल व्यक्ति था जो कहाँ पहुंचा? भारत तक पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। 1497 में निकला, 1498 में भारत पहुंचा, और भारत पहुंचा था ये कालीकट बंदरगाह तक। कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह। कालीकट का शासक था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया और ये अब्दुल मनीक की सहायता से यहाँ तक पहुँचा था। किसकी सहायता से? अब्दुल मनीक की सहायता से। अब जिस समय ये भारत 1498 में आ गया तो यहाँ रहा 3 माह, लगभग 3 माह भारत में रहा। इस दौरान इसने भारत की स्थिति के विषय में अध्ययन किया कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस समय व्यापार कर रही हैं, व्यापार पर अधिकार किसका है, और जो कंपनियां या जो देश के लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है। तो इसने पाया कि यहाँ पे अरबी लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक स्थिति उनकी अच्छी है, परंतु उनके पास सेना नहीं है, सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। तो इन सारी चीज़ों को भांपते हुए जब वो वापस गया तो इसने क्या किया, यहाँ से इतना मसाले, क्या चीज़? मसाले और औषधियाँ खरीदी। मसाले औषधियाँ भारत में इतनी खरीदी, इतनी औषधियाँ मसाले ले गया कि इसने जब यूरोप में ले जाके बेचा तो इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना? 60 गुना। किससे? अपनी यात्रा पर किए गए खर्च से 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। अब जब यह गया इसने जाकर वहाँ के लोगों को बताया कि भारत की स्थिति इस तरह की है, तो वहाँ से पुर्तगाल से लोग बार बार भारत के लिए आए और उसी क्रम को हम आज अध्ययन करेंगे। लेकिन जब ये वास्को डी गामा आया तो इसने जो सामुद्रिक समूह था, लगभग 140 लोग थे, इन समूह को एक नाम दिया, हम सामुद्रिक साम्राज्य कह सकते हैं। उसके नाम दिया था एस्तादो दा इंडिया, या शुद्ध भाषा में अपनी भाषा में पढ़ें तो पढ़ सकते हैं उस्तादो दा इंडिया। आपको याद रहेगा, वैसे एस्तादो है, आप उस्तादो दा इंडिया पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आने में सफल रहा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो आया उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और ये 1500 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 1500 ईस्वी में। वास्को डी गामा के विषय में पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लिया। अब यहाँ देखिए पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज आया तो ये किताबें कहती हैं 13 या 11 जहाज लेकर आया था। अब ये जहाज क्यों लाया? लाया था व्यापार करने के लिए, यहाँ से सामान खरीदेगा, ले जाएगा। साथ में जो वास्को डी गामा ने इसे बताया कि यहाँ पे अरबियों का एकाधिकार है, अरबी व्यापार कर रहे हैं और अरबियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें आसानी से पराजित किया जा सकता है, व्यापार पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जहाज लाया और साथ में लाया नौसेना। क्या लाया? नौसेना। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये सारी कंपनियाँ भारत में जब आई, इन्होंने अधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ जो पहले लोग थे उन्हें परेशान किया, उन्हें लूटा अपनी सेना की बदौलत। क्योंकि यूरोप में सेनाएं थी, जहाज़ों का निर्माण शुरू हो चुका था, तो ये अच्छी स्थिति में थे यूरोपीय। तो इन्होंने क्या है, सेना लाया, 11 या 13 जहाज़ लेके आया और इन जहाज़ों के जरिए इसने व्यापार करना प्रारंभ किया। लेकिन व्यापार को कोई खास नया आयाम नहीं दिया, इसने केवल अरबियों को परेशान किया। क्या किया? अरबियों को या तुर्की जो व्यापारी थे पहले के, उन्हें इसने परेशान करने का काम किया, बाकी इसने कोई कार्य नहीं किया। अब देखिए इसके बाद जो व्यक्ति आए हैं उनका पुर्तगाली
व्यापार में अच्छा योगदान रहा है। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो आया वास्को डी गामा, उसके बाद जो आया पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज के बाद जो व्यक्ति आया है वह आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये वही व्यक्ति था जो सबसे पहली बार आया, और ये इसका क्या था, सेकंड टर्न था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और आया 1502 ईस्वी में। पहले आया 1498 में काली गठबंधन का, अब आया वास्को डी गामा दोबारा 1502 ईस्वी में। ये दोबारा फिर आया, इसकी जान पहचान पहले भारतीयों से थी, दोबारा आया। अब ये आया भारत में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने, व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने आया था। ये किसने भांप लिया था कि जो अरबी हैं, तुर्की हैं, उनका व्यापार इतना मजबूत नहीं है, उनकी मजबूत स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, व्यापार अच्छा है मगर स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए अपने साथ सेना लाया। और इसने क्या करा, भारत में पहली कोठी स्थापित की। कोठी स्थापित कहाँ की, कोचीन में, और 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में इसने भारत में पहली पुर्तगाली कोठी स्थापित की। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित की थी। आधार समझ में आ गया होगा। वास्को डी गामा जब सेकंड चांस में आया, कब आया, 1502 में, व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, और उसने 1503 में भारत में पहली कोठी स्थापित की जो कोचीन में स्थापित की। इसके बाद इसने दूसरी कोठी बनाई कन्नानौर। कहाँ, कन्नानौर में बनाई, जो बनाई 1504 ईस्वी में। अब इन्होंने कोठियाँ बनाई, जिसका मतलब क्या, ये व्यापार मजबूत करेंगे। व्यापार को मजबूत बनाने के लिए कोठियों का निर्माण किया गया था। अब वास्को डी गामा ये कार्य करने के बाद, दो कोठियाँ निर्माण करने के बाद चला जाता है, और अब यहाँ से जो इतिहास स्टार्ट होता है कंपनियों के विषय में, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए किस तरह से। अब यहाँ जो व्यक्ति आया, देखा जाए तो दूसरा यूरोपीय, पहला वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज, फिर तीसरा वास्को डी गामा। अब जो व्यक्ति आ रहा है, तो तीसरा व्यक्ति हुआ जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्या नाम है, हमने लिखता है केवल अल्मीडा। क्या नाम है, अल्मीडा। और ये आया 1505 ईस्वी में और रहा है 9 तक। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ये प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर बन के आया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। आप अल्मीडा याद रखिए कि उनके नाम अटपटे हैं, बड़े नाम हैं, तो आप केवल इतना ही याद रख सकते हैं। इसने क्या किया, इसने प्रमुख कार्य किया एक, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो काम है शांत जल की नीति। क्या है, शांत जल की नीति। इसने क्या है, भारत में शांत जल की नीति प्रारंभ की। शांत जल की नीति क्या है, आप समझिए। जैसे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये भारत, इस तरह से। तो भारत में ये अरब सागर है। क्या है, अरब सागर, यही तो है, ये अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो इसने भारत के ये समुद्रिक जो क्षेत्र है, इस पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, जिसे हम कहते हैं शांत जल की नीति। इसके तहत यहाँ से अगर कोई भी व्यापारी भारत आएगा किसी भी रास्ते से, तो वह पुर्तगालियों से पहले अनुमति लेगा, उसके बाद ही भारत में व्यापार कर पाएगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के जरिए इसने भारत के इस क्षेत्र पर क्या है, अपना अधिकार प्राप्त किया। अपनी कोठियों पर, अपने व्यापार पर रुचि नहीं ली, रुचि ली तो यहाँ अधिकार प्राप्त करने में, कि जिससे यहाँ अधिकार प्राप्त कर लेंगे तो और लोग नहीं आ पाएंगे, व्यापार अपने आप ही उनके हाथों में केंद्रित हो जाएगा। तो ये कार्य किसने किया, ये कार्य किया अल्मीडा ने। किसने, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। शांत जल की नीति लागू करी उसने, और इसने जो ये अरब क्षेत्र है, यहाँ पर इसने लूट खसोट भी करी। इसने क्या किया कि एक मुस्लिम बेड़ा था। क्या था, मुस्लिम बेड़ा। बेड़ा का मतलब ये था एक समूह,
मतलब व्यापारियों का समूह था जिसमें मिस्र, तुर्की और गुजरात, इनके जहाज़ों का समूह इन्होंने लूट लिया। इसी समय में क्या है, लूटा गया। अब इसके लूटने के बाद जब इन्होंने लूटा तो यहाँ जो व्यापारी व्यापार कर रहे वो भयभीत हो गए और ये लोग यहाँ से व्यापार में इनका डर पैदा हुआ, व्यापार में कमी आने लगी और इन पुर्तगालियों ने इस अरब सागर को क्या कहने लगे, ये कहने लगे पुर्तगाल सागर। क्या कहने लगे, पुर्तगाल सागर। जो अरब सागर है उसे पुर्तगाली क्या, पुर्तगाल सागर कहने लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी, यहाँ जो लोग व्यापार कर रहे थे उन्हें डरा के भगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने अरब सागर पर भी अपना अधिकार प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए तो अब समझ में आ गया। सबसे पहले वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज, फिर वास्को डी गामा, उसके बाद जो व्यक्ति आया वो था अल्मीडा। तो अल्मीडा को पुर्तगाली गवर्नर कहते हैं, या कहा जाए तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने शांत जल की नीति लागू करी जिसके जरिए इसने क्या, अरब सागर पर अधिकार किया, भारत के आस पड़ोस के समुद्री क्षेत्र में भी अधिकार प्राप्त कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो व्यक्ति आता है उसने भारत में बहुत सारा काम किया, पुर्तगालियों के हित में बहुत ज़्यादा रहा, इसीलिए उस व्यक्ति को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका नाम है, अन्य व्यक्ति जो आया इसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्बुकर्क। क्या नाम है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। तो प्रथम गवर्नर कौन था, अल्मीडा। देखो उससे पहले वास्को डी गामा और अल्वारेज आए हैं मगर वो गवर्नर नहीं है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है, पहला पुर्तगाली गवर्नर है वो है अल्मीडा और दूसरा जो गवर्नर है, सेकंड गवर्नर, सेकंड गवर्नर कौन है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये दूसरा गवर्नर था, पहला गवर्नर अल्मीडा था। इसने क्या किया, चलिए देखिए इसके कार्य के विषय में समझिए। इसने सबसे पहले गोवा जीता। क्या जीता, गोवा जीत लिया। जीता क्या, या छीना, जिससे इसने गोवा छीना वह थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के शासक थे। कहाँ के, बीजापुर। तो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह और यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या करा, गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने क्या काम किया, पहला गोवा छीना। किससे छीना, यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक थे। कब छीना था, तो ये भी बता सकते 1510 ईस्वी में इसने ये गोवा छीना। अन्य काम इसने क्या किया, देखिए कोचीन पर कोठी किसने स्थापित की, वास्को डी गामा ने। इसने क्या किया, कोचीन को मुख्यालय बना दिया। क्या कर दिया, मुख्यालय बना दिया। कोचीन को मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क के काम समझिए, इसे क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पहला प्रश्न, किस पुर्तगाली ने गोवा जीता, वास्को डी अल्बुकर्क ने। किससे छीना, यूसुफ आदिल शाह से। क्या किया, कोचीन को राजधानी अपना मुख्यालय बनाया। इसके बाद मेन काम क्या किया इसने, गोवा में। कहाँ, गोवा में सती प्रथा को बंद कर दिया। क्या किया, कथित सती प्रथा को समाप्त किया गोवा में। गोवा में सती प्रथा इन्होंने समाप्त क्यों की थी, तो देखिए इतिहास बहुत आगे तक का ये लोग सोचने वाले थे। इन्होंने सोचा अगर गोवा में सती प्रथा बंद कर दी जाएगी तो भारत में किसी भी जो जिसका पति मर चुका है उस औरत से कोई भारतीय शादी नहीं करेगा, उससे शादी करेंगे कौन, पुर्तगाली। क्या करेंगे, पुर्तगाली शादी करेंगे। तो इससे क्या होगा, भारत में पुर्तगालियों के वंशज बढ़ जाएंगे। क्या होगा, पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ेगी, इनके वंशज बढ़ेंगे। तो जिससे क्या है, इन्हें भारत में अपना व्यापार बढ़ाने में, शासन करने में सुलभता रहेगी।
इसीलिए इसने गोवा में सती प्रथा को बंद कर दिया था। अब जानते होंगे कि गोवा आज़ादी के बाद 1961 में आज़ाद हुआ है। अंग्रेज पहले चले गए, पुर्तगाली बाद में गए। उसका मेन कारण क्या था? क्योंकि गोवा जैसे क्षेत्र में कौन रहते थे? पुर्तगालियों के वंशज रहते थे, जो कि क्या है, इन्हीं स्त्रियों से शादी करके बने थे या किसी भी तरह से। इसी चक्कर में इसने क्या है, गोवा में सती प्रथा बैन कर दी थी। तो मेन काम समझ में आ गया आपका। कोची मुख्यालय बनाया, गोवा छीना, गोवा में सती प्रथा बंद की। आगे देखिए, इसी के समय में एक शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय नाम सुना होगा, फेमस शासक थे बीजापुर के निचले क्षेत्र में। तो कृष्णदेव राय जो शासक थे वो इसके समकालीन थे और अल्बुकर्क के साथ क्या है, उनकी मित्रता भी थी। क्या थी? मित्रता भी, अच्छे दोस्त थे। तो कृष्णदेव राय ने इसे क्या है, एक जगह थी भटकल, भटकल इसे फ्री में दे दी थी, मुफ्त में भटकल प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अल्बुकर्क के समकालीन थे। तो इतना काम इसने यहाँ किया। अब देखिए, इतना कार्य होने के बाद अल्बुकर्क ने ये कार्य किया और देखा जाए इन्होंने 1511 में मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया। क्या किया? मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया। और 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में हरमुज पर अधिकार किया। किस पे किया? हरमुज पर अधिकार किया। तो देखा जाए पुर्तगाली दृष्टि इसने बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहला कार्य क्या किया? गोवा को जीता। किससे? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। कोचीन को मुख्यालय बनाया। गोवा में सती प्रथा बैन की। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पुर्तगाली कंपनियों से बनते हैं। कृष्णदेव राय इसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय से भटकल बना, इसने एक फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद 1511 और 1515 में हरमुज पर एकाधिकार कर लिया। देखिए, हरमुज और मलक्का जल संधि भूगोल आपको पढ़ा होगा। तो जहाँ अदम की खाड़ी है, जिसे हम फारस की खाड़ी बोलते हैं, इससे के निचले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हरमुज। तो यहाँ से लोग, अरबी लोग व्यापार करते थे, तो इन्होंने इस क्षेत्र को छीन लिया। आगे देखा जाए तो चीन के नीचे जहाँ मलेशिया है, मलेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में मलक्का की जल संधि है, तो उस पर भी इन लोगों ने अधिकार कर लिया था। तो अल्बुकर्क ने इतने सारे कार्य किए, इसलिए अल्बुकर्क को क्या है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था नूना डी कूना। शासक का नाम क्या था? नूना डी कूना। क्या नाम है? नूना डी कूना। अल्बुकर्क के बाद जो शासक बना उसका नाम क्या था? नूना डी कूना। इसके कुछ मुख्य कार्य देख लीजिए। इसने क्या किया? मेन काम, गोवा को राजधानी बनाया। राजधानी या कहा जाए पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। किसे? गोवा को। गोवा छीना किसने? गोवा छीना अल्बुकर्क ने, यूसुफ आदिल शाह से। इसने राजधानी बना दिया और राजधानी बनाया 1530 में। कब बना? 1530 में गोवा राजधानी बना। और इसने कार्य क्या किया? देखिए, इसने भी अच्छे कार्य किए हैं पुर्तगालियों की दृष्टि से। हमारी दृष्टि से तो गलती की है। इसने दमन द्वीप का जो द्वीप है उसे 1535 में छीन लिया। तो 1535 में किस पे? दमन पर अधिकार किया, वो द्वीप पे। और दमन पर अधिकार किया गया 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में। तो इसने गोवा को राजधानी बनाया, दमन और द्वीप को छीना। इसमें और लोग भी सहयोगी लोगों ने भी सहयोग दिया था इसका। तो अब इन्होंने क्या, अपने साम्राज्य को बढ़ाना स्थापित कर दिया था। गोवा छीना, दमन द्वीप भी छीन लिया। और धीरे धीरे देखा जाए तो ये भारत के भाई कोचीन, कल्लानौर, उसके बाद दमन द्वीप, इस तरह से क्या है, भारत में ऊपर को बढ़ते जा रहे थे। तो देखा जाए तो इन्होंने इस पूरे तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर पूरा अपना एकाधिकार कर लिया था। आगे देखिए,
दमनदीप शिना, उसके बाद इन्होंने सीलोन पे भी अधिकार कर लिया। किस पे? सीलोन। सीलोन जिसे हम क्या श्रीलंका बोलते हैं। भारत में तो अधिकार किया ही क्या, श्रीलंका पे भी अधिकार कर लिया। उधर इंडोनेशिया मलक्का की जल संधि भी जीत ली। तो मतलब देखा जाए तो पुर्तगाली भारत में और भारत के आसपास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संपन्न हो रहे थे। सीलोन जीता, दमनदीप छीन लिया। अब इतना सब कुछ काम करने के बाद नूना डी कोना, इसके बाद कोई खास योगदान इन लोगों का नहीं रहा है। तो इस तरह इतिहास में देखा जाए तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं, 4, जिन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में स्थापित करने में अपना योगदान निभाया और कार्य किए, जिनके विषय में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, जब देखा जाए एक गौथिक शैली का प्रारंभ किया इन्होंने। गौथिक शैली, गौथिक शैली मंदिर के निर्माण वगैरह में प्रयोग करते थे, एक बनावट की शैली थी। और एक अन्य काम है इनका, इन्होंने क्या है, भारत में परमिट, क्या चीज़, परमिट प्रणाली लागू की। परमिट प्रणाली क्या भाई पास अगर आपको कोई व्यापार करना तो आपको क्या परमिट बनवाना पड़ेगा। और इन्होंने अपना इतना एकाधिकार कर लिया था कि जो मुगल शासक थे ना, उनके जहाज भी अगर यहाँ से निकलते थे तो उन्हें भी क्या है, परमिट बनवाना पड़ता था। हालांकि उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन उन्हें भी एक तरह की परमिशन लेनी ही पड़ती थी पुर्तगालियों से, उसके बाद ये आगे बढ़ पाते थे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पुर्तगालियों के इन्हीं 3-4 लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हम देखें तो क्या है, जब डच, कौन सी कंपनी, डच कंपनी भारत आती है, जब डचों का भारत में आगमन होता है तो डचों के भारत में आगमन से ये लोग क्या है, धीरे धीरे जितना इन्होंने अभी विस्तार किया था उतना ये सिमटते चले जाएंगे, उतना ये इनका क्षेत्र छोटा होता चला जाएगा। तो ये डचों से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये अपने साम्राज्य को जो फैला रहे थे उसे फिर क्या समेटना शुरू कर देते हैं। और इसी डर की वजह से ये कार्य और करते हैं, वो समझा दूंगा, आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो जो मुंबई क्षेत्र है, तो जब डच आ रहे तो डचों ने इस तरह से भारत में बढ़ना शुरू करा ऊपर के लिए। तो जो मुंबई क्षेत्र है इसे पुर्तगालियों ने बचाने के लिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या किया, देखिए। तो जो पुर्तगाली थे इन्होंने डच और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़वा दिया। क्या किया, डच और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़वा दिया, अपने आप सेफ बच गए। हुआ क्या कि पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, क्या नाम था, कैथरीन ब्रेगेंजा। कैथरीन ब्रेगेंजा जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उसकी शादी करवा दी किससे, ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय से। किससे, चार्ल्स द्वितीय से उसकी शादी करा दी। कब, 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में, क्योंकि साम्राज्य यही रहा, उसके बाद कमी होता चला गया, क्योंकि पुर्तगाली आएंगे, अंग्रेज आएंगे, तो ये सिमटते चले जाएंगे। तो हुआ क्या, इन्होंने अंग्रेजों से मित्रता करने के लिए, डचों से बचने के लिए कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय से करवा दी। और क्या किया इन्होंने, जो मुंबई है, बम्बई क्या हुआ, बम्बई को चार्ल्स को दहेज में दे दी। किस में दे दी, दहेज में। कितनी अजीब बात है, बाहर के व्यक्ति शादी कर रहे हैं और भारत की चीज़ों को क्या है, दहेज में दिया जा रहा है। मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दी। चार्ल्स द्वितीय बड़ा शासक, वो इस मुंबई का क्या करेगा, तो उसने क्या किया कि मुंबई को 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। किस पे दे दिया, पट्टे पर दे दिया। और इस तरह से यहाँ बीच में कोठी स्थापित हो गई, किसकी, BEIC की। और डच इधर सीमित हो गए और पुर्तगाल इधर सेफ हो गए। तो अगली वीडियो हम पढ़ेंगे डच के विषय में। तो हम देखेंगे किस तरह डचों ने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया और उन्होंने पुर्तगालियों को किस तरह समेट दिया और इकट्ठा करते चले गए, इनके साम्राज्य को कमज़ोर बनाते चले गए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।